प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम सर। हम सर गुरु जी प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सर। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार सर। सुषमा जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रेम प्रकाश जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। विजय जी प्रणाम। गुरु जी नमस्कार। कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार गौरव जी, बढ़िया है गला बैठा गुरु जी हुआ लगा प्रणाम। तबीयत खराब है? ना। गला कहाँ, सब फिट हो गया है। अब तो हो गई है ना। हमने देखा है कि शादी में कुछ करें या करें या ना करें, थकान हो जाती है। ठीक है ना। ये मतलब कल मैंने क्लास नहीं गया, बस दिन में सोया था आराम से, कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन थकान इतनी लग रही थी कि हिम्मत ही नहीं हुआ क्लास लेने का, तो कल क्लास छोड़ दिया। आज का निश्चय किया कि आज नहीं छोड़ेंगे, आज क्लास लेंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए आज मैंने कहा कि नहीं, अब थकान रहे या जाए, पढ़ाने लगेंगे तो अपने आप एनर्जी मिलने लगेगा। ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वर्सेस निर्णय समझ में आ गया होगा। ठीक है। क्या आप लोगों ने अनुराधा जी के पत्रिका पे, शायद उन्हीं की पत्रिका ली थी हम लोगों ने, और अपने अपने किसी नियरेस्ट डियरेस्ट के पत्रिका पे बना करके देखा, हाँ या ना में जवाब दे। सर पूरा नहीं किया है, शुरू किया है, पर अभी पूरा जो प्रक्रिया है फिनिश नहीं हुई है। शुरू किया है। अच्छा। फिर हमारे पास तो समय ही समय है आप ही लोगों के लिए। आप लोगों को नौकरी भी करना है, पढ़ना भी है, इसलिए आप लोगों के पास समयाभाव होता है, ये तो समझ सकते हैं। लेकिन इसको करना है, एक बार कर लीजिए, दोबारा नहीं कीजिएगा जीवन में, कोई जरूरी नहीं है। एक बार कर लेंगे तो हम इस विषय को समझ जाएंगे कि आखिर में ये जो 5 प्रकार के बल हैं, इससे हमको जो प्राप्त होता है, वर्सेस निर्णय करने का जो सामर्थ्य प्राप्त होता है, उसको हम भली भांति समझ सकते हैं। ठीक है। अब जब वर्सेस निर्णय कर लेते हैं तो उस वर्ष का अधिपति ग्रह वही ग्रह कहलाता है जो वर्सेस होता है। बाकी वर्सेस किस किस प्रकार से होता है, ये मैंने पिछले क्लास में लिखा दिया था। वर्सेस, यदि वर्सेस कोई पंचाधिकारी में से कोई भी हो, मुंथेस को छोड़ करके, ठीक है, यदि किसी भी परिस्थिति में मुंथेस को वर्सेस बनना पड़ा हो, वो छठे, आठवें, दूसरे, 12वें में हो सकता है।
अन्यथा कोई भी वर्षेस छठे, आठवें, 12वें और दूसरे में नहीं हो सकता, क्योंकि उसको लग्न के ऊपर दृष्टि डालनी आवश्यक होती है। छोटा छोटा प्रश्न है जिसको कि मन में समझ लेना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वर्षेस लग्न में होगा, चतुर्थ में होगा, तीसरे में होगा, 5वें में होगा, 7वें में होगा, 9वें में होगा, 10वें में होगा और 11वें में होगा। इसका मतलब है कि वर्षेस 6, 8, 2, 12 में होगा ही नहीं। इसीलिए वर्षेस का प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा ही रहेगा, अर्थात वर्ष भर अच्छा रहना चाहिए, लेकिन उस समय ज्यादा अच्छा रहेगा जिस समय वर्षेस की दशा हमारे ऊपर चल रही है। क्लियर होगा? अब ये पहला तो ये चीज हो गया कि तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में वर्षेस रहेगा लग्न और 7वें में वर्षेस रहेगा। ऐसे स्थिति में कहा जाता है कि वर्षेस 2 कैटेगरी के ग्रह हो सकते हैं। एक तो शुभ ग्रह हो सकते हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह हो सकते हैं, और दूसरे नैसर्गिक अशुभ ग्रह हो सकते हैं। अपने मन में विचार बनाइएगा, हम क्या पढ़ा रहे हैं इसको ध्यान से थोड़ा निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आपके मन में कैसा विचार बन रहा है वो ज्यादा जरूरी है। अपने मन में विचार बनाइए कि यदि वर्षेस शुभ ग्रह हो तो अच्छा या नहीं अच्छा, और वर्षेस अशुभ ग्रह हो तो अच्छा या नहीं अच्छा। ये मन में विचार बनना है। अगर देखिए दोनों ही रूप में वर्षेस स्वीकार्य है, किसको? हॉरोस्कोप को, जातक को स्वीकार्य है। अगर वर्षेस मंगल बन गया तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, और वर्षेस गुरु बन गया तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने मन में ये विचार जरूर बनने देंगे कि वर्षेस यदि गुरु, शुक्र, चंद्रमा, बुध, ऐसे चंद्रमा तो होगा नहीं, बुध ऐसे ग्रह यदि बनते हैं और यदि वो त्रिकोण स्थानों में रहते हैं, 3, 11 में रहते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे हैं। क्यों क्यों ज्यादा अच्छे हैं? नंबर 1 कि वो शुभ ग्रह है, नंबर 2 कि तीसरे, 11वें और 5वें, 9वें से उसकी शुभ दृष्टि लग्न के ऊपर जाती है। क्लियर हो गया? ये सब छोटा छोटा चीज ना आपको अपने तरफ से जोड़ने की जरूरत है। आपके प्रेडिक्शंस में ये काम आए। केंद्र त्रिकोण के विषय में, आप केंद्र के विषय में बताया नहीं बताया, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, यहां भी शुभ ग्रह हो और केंद्र को यदि लग्न को देख रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ अशुभ ग्रह हो और लग्न को देख रहा हो तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये कैटेगरी बना लीजिए कि पहले शुभ ग्रह है, तीसरे, 11वें, 5वें, 9वें में है तो पहला कैटेगरी है गुड या वेरी गुड लिख लीजिए, जो भी लिखना हो। दूसरा है कि अगर शुभ ग्रह है तो और अच्छा। तीसरा है केंद्र में है, शुभ ग्रह है तो अच्छा। और चौथा है केंद्र में है, अशुभ ग्रह है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। लेकिन तार्किक शास्त्र में जैसे हम आप लोगों को बताते हैं, कुछ शब्दों को याद रख लेने की जरूरत है। तार्किक शास्त्र में 7वां स्थान ग्रहों के लिए वर्जित कहा गया है। जैसे कि हम आपको परात्री में कहते हैं ना, 8वें 12वें में ग्रह ना हो। अगर ग्रह हो तो अच्छे ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, अन्यथा वहां ग्रह का होना ही अच्छा नहीं। उसी तरह से ताजिक में जब आप चलेंगे तो वहां पे 7वें स्थान में ग्रह न हो तो अच्छा, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो अशुभ ग्रह हो, दोनों में से कोई ग्रह हो, अगर वो 7वें में ना हो तो ज्यादा अच्छा। अन्य किसी भी स्थानों में हो कोई बात नहीं, 7वें में ना हो तो ज्यादा अच्छा। 7वें के लिए यहाँ ग्रह को वर्जित बताया गया है। चलिए ठीक है, आगे इस बात को ध्यान देंगे। अब एक बात का और ध्यान रखना जरूरी है
ये जो बातें हम बता रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको ताजिक नीलकंठी में लिखा हुआ मिल ही जाए, समझ रहे हैं ना। ये जरूरी नहीं है। अलग अलग जगहों से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो हमारा अभ्यास कहता है सोचने समझने के लिए, क्योंकि बहुत विस्तार से वर्णन प्रिडिक्शंस के लिए नहीं है, योग वगैरह के ऊपर ज्यादा जोर डाला गया है, लेकिन हम लोग क्या क्या चीज सोच सकते हैं वो हम आपको बताने का प्रयास करें। तो पहला वर्सेस हो गया कि शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। अब दूसरा वर्सेस हो जाता है कि वर्सेस लग्न पत्रिका में लग्नेश है कि अष्टमेश है, क्या इसका फर्क नहीं पड़ेगा? अब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि हमने लग्नेश और अष्टमेश बोला है, तो अन्य भावों का परिणाम क्या होगा वो हम लोगों को समझने की जरूरत है। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि मुंथेस जिस भाव में रहता हो, लग्न पत्रिका के उस भाव का भी रिजल्ट वो कर सकता है। क्या उसी प्रकार से वर्सेस जिस भाव में रहता हो, क्या लग्न पत्रिका के उस भाव का रिजल्ट कर सकता है? तो यहाँ पे हम ऐसा समझते हुए चलेंगे, वर्सेस लग्न पत्रिका के उस भाव का रिजल्ट कर सकता है जिस भाव का वो स्वामित्व रखता है। अर्थात यदि लग्न का स्वामित्व रखता है तो लग्न का, दशम का स्वामित्व रखता है तो दशम का, सप्तम का स्वामित्व रखता है तो सप्तम का, अष्टम का स्वामित्व रखता है तो अष्टम का, हल करने की चेष्टा जरूर करेगा। तो अब तात्कालिक शुभता और अशुभता की बात हो गई। तो तात्कालिक शुभता और अशुभता में क्योंकि 3, 6, 11 के स्वामी को ही अशुभ माना गया है, लेकिन यहाँ हम लोगों को इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ले आएंगे। 3, 6, 11 के स्वामी यदि 8वें 12वें के भी स्वामी हों, दूसरे के भी स्वामी हों, तो ऐसे ग्रह ज्यादा दुखी हो गए, ज्यादा पीड़ित हो गया, ज्यादा अशुभ हो गए। इसीलिए यदि ऐसे वर्सेस बने हों तो उस वर्ष में, वर्ष पत्रिका में वर्सेस के अच्छे स्थिति में होने के बावजूद भी रिजल्ट न्यूट्रल हो जाता है, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं करता। यदि वर्ष पत्रिका का पंचमेश हो, दशमेश हो, भाग्येश हो, लाभेश हो, वो वर्ष पत्रिका का वर्सेस बन गया हो, हमारे जीवन में बड़े सरलता से वो वर्ष सक्सेसफुल होता है। ये बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पर पढ़ा तो हम लोगों ने है कि शनि शुक्र मित्र है, सूर्य शनि शत्रु है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा तो है, लेकिन यहाँ उसका विचार हम उसी आधार पर करें ये बहुत जरूरी नहीं है। यहाँ पर विचार पहले वर्सेस और मुंथेस के रूप में करें, दूसरे नंबर पे अधिकारी के रूप में करें, जो 5 अधिकारी हमने आपको बताया है, और तीसरे नंबर पे ग्रहों के रूप में करें, और तब सामान्य रूप से उसकी युति और दृष्टि को संभालते हुए देखना है और उस विषय पर चर्चा करना है। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया कि हम क्या क्या बोल रहे हैं, सिर्फ उसको अपने मन के अंदर बिठाने की जरूरत है, क्योंकि प्रिडिक्शंस उसी से आएगा। क्लियर हो गया? हम यहाँ ये नहीं है कि लग्न लग्नेश कारक देख लेंगे, भाव भावेश कारक देख लेंगे, उससे प्रिडिक्शंस नहीं आना। इसमें प्रिडिक्शंस अलग तरीके से आना है, इसीलिए अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास करें। तो साधारण रूप में वर्सेस का संबंध, मुंथेस का संबंध या अन्य ग्रहों का संबंध पंचाधिकारी से है या अलग सामान्य ग्रहों से, और यदि वो सामान्य ग्रह है वो लग्न पत्रिका के किस भाव का स्वामित्व रखता है, उसका भी प्रभाव हमको वर्ष पत्रिका में प्राप्त हो सकता है। अगर सामान्य ग्रह
से रखता है और वो सामान्य ग्रह लग्न पत्रिका में किस भाव का स्वामित्व रखता है, उसका प्रभाव भी हमारे उस वर्ष हमारे जीवन के ऊपर हो सकता है। यह हमको समझने की जरूरत है। यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया। यहाँ तक में यदि आपके मन में, क्योंकि इससे ज्यादा अब कोई और चीज आपके विषय आपके दिमाग के अंदर नहीं डालना चाहते हैं, यहाँ पे दृष्टि संबंध को थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाई, जब मित्र दृष्टि और शत्रु दृष्टि की बात कही गई है तो निश्चित रूप से दोनों शब्दों में अंतर है। एक शब्द आया है मित्र और दूसरा शब्द आया है शत्रु। तो जब मित्र की बात होगी तो उसको हम अच्छा जरूर कहेंगे, और जब शत्रु की बात होगी तो हम उसको अच्छा कैसे कहें। लेकिन यहाँ दृष्टि प्रभाव में मित्र और शत्रु में बहुत कुछ डेफिनेशन में, परिभाषा में या विस्तार में नहीं बताया गया। इन दृष्टि संबंधों के कारण ही 16 प्रकार के योग बताए गए हैं, जो हम आगे एक आध कक्षा पढ़ाने के बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे। इत्थसाल योग, इसराफ योग, ये सब योग पढ़ाएंगे। इकबाल योग, मनोयोग, ये सब योग पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा। दृष्टि संबंधों को संबंध के रूप में देखा गया है। अब उस संबंध को हम अच्छा या बुरा मान सकते हैं, लेकिन यदि शुभ दृष्टि का प्रभाव है तो उस संबंध को हम अच्छा ही मान करके चलें तो हमारे लिए ज्यादा उत्तम होगा। अब शत्रु दृष्टि है, गुरु और शुक्र में है। बातों को बहुत साधारण हल्के तरीके से लेना है। हमने पहले ही कहा कि दृष्टि प्रभावों का बहुत अधिक महत्व तार्किक में नहीं है। यदि शुक्र और गुरु का दृष्टि संबंध शत्रु दृष्टि संबंध है तो भी बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन यदि यही सूर्य और शुक्र का या सूर्य या शनि का दृष्टि संबंध शत्रुवत हो तो कुछ तो अंतर पड़ेगा। तो उस कुछ अंतर को आपको समझने की जरूरत है, लेकिन बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो दृष्टि संबंध से योग बन जाएगा तब फिर हम उन योगों को पढ़ने लगेंगे। दृष्टि और संबंध से हम इसके योगों को पढ़ने से अच्छा है कि विशेष जो राजयोग जो पढ़ाया जाएगा या विशेष जो योग पढ़ाया जाएगा नाम के अनुसार, उस योगों को पढ़ लेंगे तो वो ज्यादा हमारे लिए सहूलियत है। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया, क्लियर हो गया? यहाँ तक में यदि कोई मन में प्रश्न बन रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़े। गुरुजी, कहने का मतलब ये है कि जो नेचुरल मतलब जो है मित्र शत्रु है, अगर वो इसमें मित्र बन रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। अगर इसमें शत्रु बन रहे हैं तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ये मतलब है नहीं, गुरुजी? कुछ और बिल्कुल यही समझना है। इसमें बहुत ज्यादा दृष्टियों से के प्रभाव से जो पराशरी में बहुत अधिक प्रभाव हो जाता था कि शनि देख रहा है, मंगल देख रहा है, क्रूर ग्रह देख रहा है, उस तरह से यहाँ प्रभाव को नहीं लिया जाता। यहाँ सिर्फ दृष्टि संबंध है। आगे दीप्तांश वगैरह पढ़ाएंगे जिसके कारण से इकबाल योग, इत्थसाल योग आदि बनेगा। तो उसके उपयोग के लिए लिया गया है। कई जगहों पर प्रश्न में, क्योंकि प्रश्न खंड है इसी का, ताजी का ही अंग है, प्रश्न में कई जगहों पर पराथरी दृष्टि को ही लिया गया है। तो इसीलिए जहां पराथरी दृष्टि को ले लिया गया वहां पर फिर ये मित्र शत्रु दृष्टि योगों के लिए, अन्य प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पराथरी दृष्टि को लिया गया है। तो जहां वहां पहुंचेंगे तो पढ़ाएंगे। यहाँ अभी यही समझना है। रवि कुमार जी।
अरे एक बेसिक सा डाउट है, शायद मेरे समझने में त्रुटि रह गई है। अपन ने बोला था कि 2, 6, 8, 12 से नहीं हो सकता क्योंकि वो लग्न को नहीं देख रहा है, पर हमने बोला 3 से कंसीडर किया जा सकता है, पर 3 से तो सर दृष्टि लग्न में पड़ेगी नहीं। हाँ सर, 3 से लग्न में दृष्टि पड़ेगी। पड़ेगी सर 3। हाँ, 3-11 वाली दृष्टि पड़ जाएगी। अच्छा वैसे है, ओके ओके सर, जी सर अभी समझ। ठीक है, जी सर, 3-11 वाली दृष्टि पड़ जाएगी। ठीक है ना। 3-11-5-9 मित्र दृष्टि और केंद्र को शत्रु दृष्टि, यही मानना है। प्रत्यक्ष मित्र, प्रत्यक्ष शत्रु, और प्रत्यक्ष मित्र और प्रत्यक्ष शत्रु, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, राकेश शर्मा जी आप बताइए, आपका क्या प्रश्न है? नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी अगर लगन पत्रिका में भाग्येश है और वो वर्षेश है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन गुरुजी अगर वो लगन पत्रिका में पीड़ित हो कि आप उस पर अशुभ ग्रह दृष्टि डाल रहे हो तो क्या उसका कोई फर्क पड़ता है? उस जगह बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। धन्यवाद गुरु। विश्वजीत कुमार। जी प्रणाम सर। सर एक चीज बस रिक्वेस्ट कर रहा था, जो आपने अभी बताया ना कि वर्सेस का लग्न पत्रिका में लग्नेश, तो उसको एक एग्जाम्पल के साथ थोड़ा अगर आप फलादेश करके हाँ, बता दें। एग्जाम्पल ही ले लेंगे। एग्जाम्पल से पहले कुछ सिखा लें, उसके बाद एग्जाम्पल ले लेंगे। बिना एग्जाम्पल लिए हम इत्तिसाल योग श्राप योग में नहीं जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक। हम उसको अभ्यास कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और किन्हीं को कोई प्रश्न करना है? चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ हम ने कहा था कि पहले भाव से क्या देखेंगे, दूसरे भाव से क्या देखेंगे, तीसरे भाव से क्या देखेंगे, ये पढ़ लेना जरूरी है। क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर, बहुत अधिक नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। अंतर जो है वो आपके ताजिक और पराश्री में है। तो इसीलिए उस थोड़े बहुत अंतर को समझते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो लग्नादि भावों से किस किस प्रकार का विचार किया जाता है। तो कहता है शरीर वर्ण चिन्ह आयुर यो मानम सुखा सुखम जाति शीलम च मतिर्मा लग्नात् सर्वम विचिंतयेत। आप लोग जो पढ़िएगा वो मैं आपको पेज संख्या बता देता हूं। पेज संख्या 60 है और 60 नंबर संख्या में श्लोक संख्या 49 है। वहां से शुरू करना। इस शरीर वर्ण चिन्ह आयुर वयोमानम सुखा सुखम जाति शीलम च मतिमान लग्नात् सर्वम विचिंतयेत। कहा गया है कि प्रथम भाव से शरीर, तो शरीर लिख देने से ही मतलब हो जाता है संपूर्ण शरीर। ये नहीं कि सिर्फ शरीर लिख दिया तो हम कोई हिस्सा मान लेंगे, नहीं, पूर्ण शरीर का वर्णन है। वर्ण, वर्ण का मतलब होता है कोई निशान हो, कोई शरीर में वर्ण आदि का निशान होता है। चिन्ह, जैसे तिल आदि का निशान होता है, उसी में कोई बड़ा निशान होता है, उसको वर्ण आदि घाव वगैरह का निशान होता है। आयु, सुख दुख, जाति, स्वभाव, यहाँ जाति गुण के लिए लिखा गया है कि आपका गुण, ठीक है ना, किस प्रकार का गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसको जाति मानिए। इन सभी विषयों का विचार बुद्धिमान ज्योतिषी लोग करते हैं। तो हमको और आपको भी इन्हीं सब विषयों का विचार करना है। इसके अलावा और हम जितना भी जानते हैं पराशरी में जो पढ़े हैं उसको नहीं भूलना है।
इसमें जो कुछ अलग से पढ़ेंगे उसको याद रखने की जरूरत। उसके बाद कहा गया है सुवर्ण रूप्य रत्नानि धातुर द्रव्यम सखा धने। सुवर्ण रूप्य रत्नानि धातु द्रव्यम सखा धने विक्रमे भ्रातृभृत्वाध्व पितृस्खलन साहसम। अब यहाँ कुछ भिन्नता है। यहाँ कहता है धन भाव से सोना चांदी लोहा सीसा कांसा आदि धातु का, और मैत्री, मैत्री का मतलब है मित्रता का। अब यहाँ मैत्री जो है वो शत्रुओं से भी मैत्री, तो वो मित्रता जो हम लोग में होता है वो वाला मित्रता नहीं है। दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उन दो लोगों के बीच जो मैत्री होती है उसको दूसरे भाव से देखा जाए। आपने किसी का जो है दो लोग लड़ रहे थे, आपने उसमें आपसी सामंजस्य मैत्री करा दिया। दो लोग लड़ रहे थे, आपने उसमें मित्रता करा दी। आप उसके जो भी गिरे डिफरेंसेस थे उसको बाहर निकाला और उसमें मैत्री करा दी। तो ये हो गया मैत्री का स्थान, मित्रता का नहीं मानता। तो जो मैत्री संबंध होते हैं, तो यहाँ हम लोग कुटुंब का विचार करते हैं, कुटुंब के साथ हमारा मैत्री होता है, हमारे अच्छे व्यवहार रहते हैं। तो ऐसे में हम यहाँ मैत्री का विचार करते हैं, किससे? दूसरे स्थान से। अब अगले तीसरे स्थान से भाई बहन नौकर मार्ग, मार्ग का बात हमने आपको पराश्री में भी पढ़ाया हुआ है कि तीसरे स्थान से वैसे यात्रा, जो यात्रा हमारा कंट्रोल्ड, या कंट्रोल्ड कह लें या प्रीडिफाइन कह लें या एक छोटी यात्रा कह लें, है ना, कि 2 दिन रहेंगे 3 दिन रहेंगे 4 दिन रहेंगे, ऐसे यात्रा को तीसरे स्थान से दिखाया जाता। तो इस यात्रा का जो मार्ग है ना उसकी बात तीसरे स्थान से होती है। अब पथिक, या जब प्रश्न शास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे ना कि घर से कोई भूल गया, भटक गया, रास्ता भटक गया, वो कौन से मार्ग पे, अच्छे मार्ग पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका विचार भी तीसरे स्थान से करना पड़ेगा। इसीलिए तीसरे स्थान से मार्ग का भी विचार किया जाता है। क्लियर हो गया? भाई बहन का विचार होता है, ये आप लोग जानते हैं। नौकर चाकर का विचार होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। लेकिन पिता से संबंध रखने वाले कार्य, आपके पिता से संबंध रखने वाले कार्य, हमको पिता पढ़ाई के लिए खर्च देगा कि नहीं देगा? पिता के साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे? ऐसा क्यों लिखा गया है पिता के साथ संबंध? ये बताइए, आप लोग में से कौन बताना चाहिए? ये पिता का भोग स्थान उसकी वजह से है शायद। पिता से सप्तम स्थान है, इसीलिए कहा गया है पिता से संबंध रखने वाले कार्य। क्लियर हो गया? तो हम लोगों को जब पिता से संबंधित ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें पिता से संबंधित किसी कार्य की बात होगी, तो उसको तीसरे भाव से समझना होगा। ये अलग से यहाँ आपको पढ़ने की जरूरत है। हानि, यहाँ लाभ की बात नहीं हो रही है, हानि की बात हो रही है। साहस, साहस की बात हमेशा तीसरे से होती है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिता से संबंध और हानि की जो बात होती है, यह हानि किसकी हानि बताएगा? तो ये चतुर्थ की हानि बताएगा। इसको मान करके हम लोगों को चलने की जरूरत है। ठीक है? तो यहाँ पे अलग अलग विषयों से जो अलग अलग विचार किए जा रहे हैं, उन विचारों को आप लोगों को समझने की जरूरत है। यहाँ आप लोगों ने समझ लिया कि
सिर्फ धन की बात ही नहीं होगी, धातु की भी बात हो। धातु से संबंधित यदि प्रश्न आ रहा है तो हमको दूसरे भाव से देखने की जरूरत हो। सोना, चांदी, लोहा, पीतल, कांसा, सब प्रीशियस धातु हो या नहीं हो, सभी धातुओं का विचार दूसरे स्थान से किया जाएगा। चलिए आगे आगे। अपने संबंध, भाई बहन, जो छोटा है, नौकर चाकर, ड्राइवर, मालिक, क्लीनर, जो भी आप अपने घर में रखते हैं, आप अपने सहयोग के लिए रखते हैं, आपका हिम्मत, साहस के साथ साथ पिता से संबंध रखने वाले कार्य तथा हानि की भी बात तीसरे स्थान से की जाती। अब कहता है पितृवित्तम निधि क्षेत्रम। पितृ का मतलब है पिता, वित्तम का मतलब है धन, निधि क्षेत्रम गृहम भूमिश्चतुर्यतः पुत्रे मंत्र धनोपाय गर्भ विद्यात्मजे क्षणम। चतुर्थ भाव से पिता का धन। अब ये थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना। पुश्तैनी जो धन है उसका विचार कर। पुश्तैनी धन का विचार 8वें से करते हैं। नहीं सर, पिता का पुश्तैनी धन वो कैसे यहां से करेंगे बताइए। चतुर्थ भाव से ये सर, क्योंकि नवम से अष्टम हो गया। क्योंकि ये नवम से अष्टम है, तो यहां लेकिन लिखा क्या गया है, पिता का धन, और उसी के बगल में लिख दिया गया हुआ है गड़ा हुआ धन। समझ रहे हैं? इसीलिए जो रवि कुंभार जी का इशारा है कि पिता का धन, पुश्तैनी धन, जैसे हम अपने पुश्तैनी धन को 8वें से देखते हैं, उसी तरह पिता के पुश्तैनी धन को हम चतुर्थ से देख सकते हैं। गड़े हुए धन की बात होती है, गड़ा हुआ कोई सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब तो ये बड़ा मुश्किल है, गड़ा हुआ धन अब लोग बैंक में रखते हैं, म्यूचुअल फंड में रखते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, सोना जेवर खरीद लेते हैं। धातु की तो चिंता आज भी है लोगों को, लेकिन वो गाड़ के नहीं रखते हैं, बैंक के लॉकर में रखते हैं। ठीक है, अगर आप लॉकर का नंबर भूल गए तो अलग बात है, लेकिन अब जमीन के नीचे गाड़ने वाली प्रथा चली गई। पहले तो कोई व्यवस्था नहीं थी, तो लोग जमीन के नीचे गाड़ करके धन छुपा करके रखते थे। अब लॉकर की सुविधा है कि आपके धन की चौकीदारी हो रही है, आप वहां रख सकते हैं, लेकिन रिस्क वहां भी है। जो धन को गाड़ने में रिस्क था, वही रिस्क लॉकर में भी है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि लॉकर में रिस्क नहीं है। तो पितृवित्तम निधि क्षेत्रम, निधि का मतलब ये होता है ऐसे धन जो हमारे द्वारा कमाया न गया हो, हमें कहीं से प्राप्त हो गया हो, उसको निधि कहते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ये गणेश जी को बताया गया। ठीक है ना? तो कभी कभी ये जो 9 निधियां हैं, इसकी चर्चा आप लोगों के साथ कर लेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। चलिए, तो खेती बाड़ी, खेती बाड़ी तो यहां से देखा ही जाता है। घर और भूमि अर्थात मकान और भूमि का विचार करते हैं। यहाँ वाहन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन वाहन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, का विचार चतुर्थ भाव से ही करना है। यहां तक तो समझ में आ गया। पुत्रे, अब पुत्र भाव से अर्थात पंचम भाव से, तो पंचम भाव से किन किन बातों का विचार करना है वो अब समझने की जरूरत है। क्या क्या विचार कर सकते हैं पंचम भाव से, बताइए। सर पुत्र विचार कर सकते हैं, फिर अगर कुछ विवेक का कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं, आर्ट वर्क या उस तरह का काम, उसका विचार कर सकते हैं। मंत्र साधना का कर सकते हैं, हायर एजुकेशन का कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड।
कहते हैं पुत्रे मंत्र धनोपाय पाय पाय तथा धनोपार्जन का उपाय गर्भ विद्यात्मजे क्षणम, अर्थात मंत्रणा धनोपार्जन का उपाय गर्भ, गर्भ समझ ही सकते हैं आप लोग, संतान के लिए जो गर्भ होता है, विद्या तथा पुत्र का विचार, यहाँ पुत्र लिख दिया गया है, आप लोग संतान का विचार समझिए। तो इसीलिए जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं और किसी स्त्री जातक की पत्रिका देखते हैं तो उसके लिए जो गर्भ का स्थान होता है वो 7वां होता है, वहां 7वें से विचार करते हैं। लेकिन इन जनरल गर्भ का विचार अगर हम पुरुष जातक के पत्रिका से कर रहे हैं या प्रश्न पत्रिका से कर रहे हैं या वर्ष पत्रिका से कर रहे हैं तो गर्भ का विचार हमको 5वें स्थान से करना होगा। सीधा सीधा शिक्षा लिखा, चतुर्थ में शिक्षा की बात नहीं कही गई। इसका मतलब है कि प्रश्न शास्त्र में और वर्ष शास्त्र में शिक्षा का संबंध 5म से ही रखा गया है। यदि हमसे किसी भी प्रकार के शिक्षा की बात आएगी तो हम 5म को ही देख करके आगे बढ़ेंगे तो वो ज्यादा उचित होगा। तो मंत्रणा, मंत्रणा का मतलब होता है एक दूसरे के साथ बातचीत करना। लेकिन एक दूसरे के साथ कौन सा बातचीत, क्या हालचाल है, ये वाला बातचीत नहीं। वैसे बातचीत किसी का अर्थ निकलता हो। आप शादी विवाह की बातचीत कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं एक दूसरे से, हमारी लड़की है आपका लड़का है, मिलकर शादी करना चाहते हैं, ये मंत्रणा हो गई। कोई भूमि खरीद बिक्री की बात कर रहे हैं, वो मंत्रणा हो गई। किसी को कोई ज्ञान देने की बात कर रहे हैं, वो मंत्रणा हो गई। ऐसी बातचीत जिसका अपने आप में कुछ वजन हो, अपने आप में वो परिपक्व हो, तो ऐसे वार्ता को मंत्रणा कहते हैं। ठीक है, तो मंत्रणा का मतलब विचार विमर्श, विचार विमर्श। आप कह सकते हैं सार्थक विचार विमर्श, सिर्फ विचार विमर्श किसी नहीं। पर्पज के लिए की गई मंत्रणा। हाँ, किसी पर्पस के लिए किया गया विचार विमर्श। हाँ। और तो आप लोग समझ ही गए हैं, गर्भ विद्या पुत्र 5म भाव से समझने की जरूरत। अब तो हम लोगों को ये इसीलिए यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ा देंगे ना तो वहाँ क्या नाम कहते हैं, प्रश्न शास्त्र में पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो यहाँ के लिए नियम है वही नियम प्रश्न शास्त्र के लिए भी है, इसीलिए यहाँ इस बात को पढ़ना जरूरी है। अब कहता है 6ठे भाव से, 6ठे भाव से और 7वें भाव से क्या कह रहा है उसको सुनिए। रिपो मातुल मातुलम अंध्या रिच चतुष्पाद द्वंद भी भीर व्रणान द्यूने कलत्र वाणिज्य अनिष्ट विस्मृति शम कथा हृतादो कली मार्ग आदि चिंतयम द्यूने ग्रहो सुबह। रिपु भाव से मामा, ये तो हम लोग जानते हैं, अर्थात 6ठे भाव की बात कर, मामा का विचार, रोग का विचार, शत्रु का विचार, यहां तक तो समझ में आता है। उसके बाद लिखता है गाय का विचार, भैंस का विचार, हाथी का विचार, घोड़े का विचार, जितने चतुष्पद है सबका विचार। जो हम लोग सामान्य रूप से पराशर पद्धति में चतुर्थ स्थान से चौपायों का विचार कहा गया है, लेकिन प्रश्न एवं वर्ष शास्त्र में चौपायों का विचार 6ठे स्थान से बताया जा रहा है। ये हम लोगों को अलग से समझने की जरूरत है। पर आश्रय, दूसरों के ऊपर आश्रित रहना, जैसे कि हम पर आश्रय मतलब यहाँ
ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर किसके ऊपर आश्रित रहेंगे? तो मामा के ऊपर आश्रित रहेंगे, ननिहाल परिवार के ऊपर आश्रित रहेंगे। जब समय हमारा अच्छा बुरा होता है, कोई भी परिस्थितियां बनती है, तो या तो हमको कोई मामा का परिवार वाला सहयोग करने के लिए आता है, या फिर चाचा का परिवार वाला सहयोग करने के लिए आता है। तो हम पराश्रित हो जाते हैं। हमारा स्कूल का फीस या तो मामा दे रहे हैं या चाचा दे रहे हैं, पिता नहीं है या पिता अच्छे स्थिति में नहीं है, तो पराश्रय होता है। तो पराश्रय को भी छठे से देखना चाहिए। भय, किसी भी प्रकार का मन के अंदर भय है। घाव, घाव फोड़ा फुंसी, ये तो रोग के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन विशेष रूप से घाव फोड़ा फुंसी, या यहाँ पर कहा जाता है शस्त्राघात। छठे से, शस्त्र से भी यदि चोट, अस्त्र शस्त्र से भी यदि चोट लगा हो, तो उसका भी विचार जो है तो छठे से क्या किया जाता है। अब सप्तम स्थान से किसका विचार किया जाता है? जिसका विचार किया जाता है वो सब आप लोग जानते हैं। विशेष रूप में यहाँ जो समझना है, स्त्री तो जानते ही हैं, पत्नी का विचार होता है, पत्नी के लिए पति का विचार होता है। खोई हुई चीजों का विचार, कोई भी चीज आपका खो गया है तो उसका विचार सप्तम स्थान से किया जाता है। भूले भटके लोग, अर्थात घर से भागे हुए लोग, चाहे वो जानबूझ करके भूल भटक गया या जानबूझ करके चला गया, जानबूझ करके घर से चला गया हो, या अब वो कहीं निकल गया, अब उसको घर आने का रास्ता ही पता ना, तो इसको भूले भटके लोग कह सकते। चोरित द्रव्य, चोरी किया गया सामान का रास्ता, कि किस तरफ से, किस मार्ग से सामान चोरी करके चला गया हो। द्रव्य, चोरित द्रव्य मतलब सामान के साथ द्रव्य भी जोड़ सकते हैं। यदि आपके घर में कोई सोना चांदी या पैसा चोरी किया गया हो, तो वो किस तरफ से निकाला गया हो, कहाँ निकाल के रखा गया हो, ये आपको सप्तम से विचार करना है। झगड़ा फसाद, युद्ध आदि सप्तम भाव से देखा जाता है। बाकी यात्रा का विचार भी सप्तम से करना चाहिए। और इसी श्लोक में लिखा गया है, हृताध्वा कलिर मार्गादि चिंत्यम दूने ग्रहे शुभ ग्रहो अशुभ। इस सप्तम भाव में बैठा हुआ शुभ ग्रह या पाप ग्रह कोई भी हो, वह अशुभ फल ही देता है, ऐसा मान करके चलना चाहिए। तो प्रश्न लग्न में सप्तम खाली है तो लग्न के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं होगा। मोटा मोटा सप्तम से सीधी दृष्टि जाती है लग्न के ऊपर, शत्रु दृष्टि ही सही लेकिन जा तो रही है। तो यहाँ पे यहीं पे लिखा हुआ है कि सप्तम भाव में बैठा हुआ शुभ या पाप ग्रह किसी भी प्रकार से शुभ नहीं माना जाता, बहुत शुभ फल देने वाला नहीं होता। तो ऐसे में वर्षेश हो और अशुभ ग्रह हो जाए तो भी अच्छा नहीं, और वर्षेश और शुभ ग्रह हो तो थोड़ा अच्छा मान सकते हैं। अपने मन में इस तरह से विचार को लाने की जरूरत है। आगे बढ़ लेते हैं। अष्टम भवन का विचार कैसे किया जाए? मृत्यो चिरंतनम द्रव्यम मृत वित्तम रणो रिपुः दुर्ग स्थानम मतिर नष्टम परिवारो मनोव्यथा। प्राचीन द्रव्य, अब यहाँ तो चतुर्थ से तो पिता का ही संपत्ति देख रहे थे,
अब यहाँ प्राचीन द्रव्य बड़ा अच्छा लिखा गया है कि पिता के पिता अर्थात हमारे जो पूर्वजों के द्वारा हमारे घर में जो ज्वेलरी चली आ रही है ना, तो पिक्चर उक्चर में देखते हैं ना कि मेरे दादी की दादी की दादी का ये जो है सो चूड़ी है, इसको पहन लो, ठीक है ना, ये हमारे खानदान की निशानी होती थी, उसकी बहुएं पहनती। तो ऐसे प्राचीन द्रव्यों की जो बात होती है वो बात अष्टम जो होती है, मरे हुए प्राणी का धन, मरे हुए प्राणी का धन। अब मरे हुए प्राणी का धन क्या है? मान लीजिए आपके माताजी हैं, आप गुजर गई, उनके पास बहुत सारा ज्वेलरी था, तो वो अब किसका होगा? आपका होगा। नंबर 2, आपके माता पिता ने मोटा इंश्योरेंस करा रखा, वो इंश्योरेंस का भी पैसा किसका होगा? आपका होगा। तो इसीलिए मरे हुए प्राणी का धन के कारण से ही बहुत जगह इंस्टीट्यूशन वगैरह में कहा जाता है इंश्योरेंस में काम करने वाला हो वो 8वें में, ये सब नहीं है। लेकिन हम पहले द्रव्य के रूप में समझें। और दूसरे नंबर पे आजकल चूंकि अब सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट कम होता है, लोग सोचते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट हो, रिटर्न ज्यादा मिल जाए, ऐसे में हम इंश्योरेंस वगैरह भी लेते हैं। सिर्फ गहना जेवर रख करके हम अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर नहीं करते, हम इंश्योरेंस वगैरह भी लेते देते रहते हैं। तो ऐसा इंश्योरेंस लेने देने का जो काम है या जो उससे जो प्राप्ति है वो हम लोग 8वें स्थान से देखेंगे। संग्राम, तो हमने जो चौथे से लड़ाई झगड़े की बात की, यहाँ तो संग्राम की बात हो रही है, मतलब बड़े बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो 8वें से बड़े लड़ाई झगड़े भी देखा जा सकता है। दुर्ग स्थान, दुर्ग स्थान किला आदि को बोलते हैं, दुर्ग किला ये सब दुर्ग स्थान। परिवार, नष्ट परिवार और मानसिक व्यथा। अब ये जो नष्ट परिवार और मानसिक व्यथा है, इसको समझने का, यहाँ गुप्त काल रहा, मुगल काल रहा, कई काल आए और गए। तो यहाँ जो ये परिवार का नष्ट हो गया, नष्ट हो जाता है जब उसका शासन तंत्र समाप्त हो गया, अब वो राजशाही ठाट बाट समाप्त हो, छत्र का भंग हो जाना, अर्थात बहुत 100 सालों से 4 पीढ़ियों ने 5 पीढ़ियों ने हमारे ऊपर राज किया, वो छत्र भंग हो गया, अब दूसरा कोई आया वो राज कर रहा है। जैसे मुगल वाला समाप्त हो गया तो ये ब्रिटिशियस आ गए हमारे ऊपर राज करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में कहते हैं कि नष्ट परिवार, तो नष्ट परिवार में आप अपने आसपास भी समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के मरण हो जाए जो अर्निंग मेंबर होता है, उसके बाद जो परिवार बचता है वो नष्ट परिवार ही बचता है, उसको बहुत आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से मानसिक व्यथा भी होती है। तो इसीलिए ऐसे परिवार साथ में उनकी मानसिक व्यथा, इस सभी का विचार जो है अष्टम भाव से करना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? अब धर्म कर्म भाव का विचार करें तो कहता है धर्मे रतिस तथा पंथा धर्मोपायम विचिंतयेत। थोड़ा सा फर्क है,
उसी को समझना। यो व्यो व्योमनी मुद्राम परम पुण्य राज वृद्धिं च पैतृकम। सप्तम भाव से स्त्री संग देखा जाता है, समझ रहे हैं? हम लोग यही पढ़ते आए हैं पराशरी में, स्त्री संग, ठीक है, वो सप्तम भाव से देखा जाता है। पुरुषों के लिए स्त्री संग, स्त्रियों के लिए पुरुष संग, सप्तम भाव से देखा जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, स्त्री जातक अध्याय में चतुर्थ भाव से भी पुरुष संग की बात कही गई, लेकिन यहां कहता है धर्मे रतिस् तथा पंथा। और पंथा का मतलब रास्ता है, रति का मतलब संग, सेक्स जिसको कहते हैं आज वर्तमान समय में, उसी को संस्कृत में रति कहते हैं। तो धर्मे रतिस् तथा अर्थात नवम स्थान से स्त्री संग का विचार करना चाहिए। रास्ता का तो विचार हम करते ही हैं, हमने आपको बताया हुआ है, लंबी यात्रा का विचार करना चाहिए। धर्मोपायम विचिंतयेत, और धर्म का भी विचार किया जाता है। तो स्त्री संग का विचार किया जाता है, इसको आप कैसे समझेंगे, या याद रखने की ही जरूरत? कोई बोलना चाहेंगे? सर इसमें कुछ जैसे नवांश देखते हैं तो नवम भाव से हम पत्नी का विचार करते हैं, इसलिए नवम भाव से यहाँ पे कुछ विचार किया जा रहा है। ना, ऐसा नहीं है। हम लोग द्वादश भाव से भी स्त्री संग का विचार करते हैं, आपको पता है, हमने आप लोगों को पढ़ाया है। सप्तम से तो करते ही करते हैं, द्वादश भाव से भी स्त्री संग का विचार करते हैं। वैसे स्त्री संग जो अनैतिक संबंध जिसको कहते हैं, कह सकते हैं, ऐसे संबंध जो नैतिक न हो, ऐसे संबंध को भी हम द्वादश भाव से देख सकते हैं। ये धर्मानुकूल जो संघ है उसको हम 9th हाउस से देख रहे हैं। जरूरी कहाँ है धर्मानुकूल हो, ठीक है। ओम प्रकाश कुमार जी, आपका दिमाग काम कर रहा है? हाँ सर, वो हमारे भाग्य से कई बार जो है उसमें हमारे पार्टनर का मिलता है, तो शायद उसके बारे में कुछ इंडिकेशन है। हमारे भाग्य से पार्टनर का तीसरा हो गया पराक्रम। मैं जो समझ सका हूं या जो समझ सकता हूं, वो आप लोगों के सामने बड़ा संक्षेप में रखना चाहता हूं। ये जो स्त्री संघ की बात होती थी ना, जिस जमाने की ये बात है, उस समय ना साधारण व्यक्ति स्त्री संघ का, साधारण व्यक्ति के लिए स्त्री संघ जैसे शब्दों का प्रयोग कम ही हुआ करता था। राजाओं के लिए हुआ करता था कि एक राजा है, 4 रानियां हैं, 16 पटरानियां हैं, इतनी दासियां हैं, समझ गए? हम मुगल साम्राज्य तक देखें कि उसके हरम में 100 रानियां जो है तो रहती हैं। तो ऐसे जो राजकीय, राजा शब्द जो आता है, ये सब शब्द को कहाँ से समझना होता है? दशम स्थान से समझना। ये दशम से द्वादश होने के कारण ऐसे समृद्ध लोगों के लिए स्त्री संघ की बात की जा सकती है। ऐसे समृद्ध लोगों के लिए, मैंने पहले राजा का प्रयोग कर दिया, अब वर्तमान समय में समृद्ध लोगों के लिए स्त्री संघ का विचार नवम स्थान से किया जा सकता है। प्रश्न लग्न में भी इसकी चर्चा की गई है, इसको वहां से समझने की जरूरत है।
यहाँ तक समझ में आ गया। और धर्म वरम का तो बात है ही, रास्ता मतलब मार्ग की बात है, धर्म का विचार किया जाता है, ये समझ में आ गया। दसम भाव से राज मुद्रा, राजा लोग जो मुद्रा चलाते हैं, हमारे यहाँ जो गांधी जी है, नोट पे गांधी जी छपे हैं, वो राज मुद्रा है। अत्यंत पुण्य अर्थात तीर्थ यात्रा, क्योंकि ये ना धर्म का भी धन है, इसीलिए दशम से तीर्थ यात्रा, धर्म का धन। आप समझ सकते हो कैसे होगा, जब तीर्थ करेंगे, कुछ दान करेंगे, पुण्य का काम करेंगे, तभी तो हमारा धर्म बढ़ेगा, अर्थात नवम स्थान मजबूत होगा। तो इसीलिए दसम स्थान धर्म का धन होने के कारण वहां धर्म प्राप्ति हेतु या धर्म की स्थापना हेतु किए जाने वाले सभी कार्य दसम स्थान से देखे जाते हैं। पुण्य, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, महादान आदि, राज्य की वृद्धि, पिता संबंधी कोष, मतलब पिता का जो बैंक अकाउंट है वो सब आदि का विचार किया जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब कहा जा रहा है एकादश भाव विचार। तो कुछ शब्दों का अंतर है, उसको समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ अभी स्त्री संघ के लिए नवम स्थान आ गया, युद्ध के लिए सप्तम स्थान आ गया, चौपायों के लिए छठा स्थान आ गया। समझ गए ना? ये सब कुछ बातों को अलग से ध्यान देने की जरूरत है। अब आय भाव की बात कर लेते हैं। आये सर्वार्थ धान्यार्ध कन्या मित्र चतुष्पदा राज्यो वित्तम परिवारो लाभो पायांश भूरिशः। 11वें भाव से धन से संबंध रखने वाले सभी बातों का विचार करते हैं। किसी भी तरह का वृद्धि से संबंध रखने वाले, आय से संबंध रखने वाले, प्रगति से संबंध रखने वाले, पदोन्नति से संबंध रखने वाले, सभी विषयों का विचार 11वें से करेंगे। अगर हम 8वें से कोई शोध कार्य कर लेते हैं कि हवाई जहाज का इंजन बना लिए, तो 11वें से उस इंजन का कॉपी बनाते हैं, 1 कॉपी, 100 कॉपी, 500 कॉपी, वो प्रोडक्शन तैयार करते हैं, उसकी वृद्धि हो गई। इसी तरह से 11वें से इन सभी बातों का विचार करेंगे। ये अन्न का भाव है। अन्न का मतलब आप समझ सकते हैं जिससे हम लोग खाना पीना खाते हैं। कन्या, मित्र, चौपाए, तो कन्या की बात क्यों की गई मुझे नहीं पता, मित्र की बात क्यों की ये मुझे पता है। मित्र 2 ही जगहों से बात किया जाता है, तीसरे से और 11वें से। चौपाए की बात क्यों की जा रही है मुझे पता है, क्योंकि छठे से जब चौपाए की बात होगी तो छठे से छठा, 11वां भी चौपाए की बात करेगा। राजा का बात 10वें स्थान से होता है, तो राजा के धन की बात, द्रव्य की बात, राजा के खजाने की बात, राजा के कोष की बात 11वें स्थान से की जाएगी। यहाँ कुटुंब और अधिक लाभ होने का उपाय, कुटुंब की भी बात की जा रही है। और अधिक लाभ,
लाभ के लिए अब समझ ही सकते हैं, मैक्सिमम जितना भी लाभ कमा सकते हैं। कोई हमसे पूछेगा मल्टी मिलियनियर बनेंगे कि नहीं, तो भी हम कहाँ से देख के बताएंगे? 11वें से ही देख के बताएंगे, क्योंकि आने का साधन तो 11वां ही है। उसको आप जो रखते हो वो आप दूसरे भाव से और चतुर्थ भाव से उसको समझ सकते हो कि आपने रखा धन कहाँ। लेकिन जो आने की बात है वो सब कहाँ से करोगे आप? एकादश भाव से ही करोगे। यहां तक समझ में आ गया। अब कहा जाता है व्यय विचार क्या करना है। व्यये बैरी निरोधाति व्ययादि परिचिंतयेत। बहुत साधारण लिख दिया। शत्रु को रोकना मतलब आक्रमण करने वाला शत्रु है उसको रोक देना। सप्तम से आगे प्रश्न में और ज्यादा क्लियर होगा, यहां पढ़ लेना है। शत्रुओं को रोकना, पीड़ा, किसी भी प्रकार की परेशानी होना, और सभी प्रकार का व्यय, मानसिक व्यय, शारीरिक व्यय, आर्थिक व्यय, धार्मिक व्यय, किसी भी प्रकार का व्यय, ये हम कहां से समझेंगे? 12वें भाव से समझेंगे। हमने मानसिक व्यथा की भी बात की। ठीक है, तो मानसिक व्यथा कहां से समझेंगे हम? 12वें भाव से समझेंगे। खर्च, हानि, नुकसान, जो लाभ का विपरीत हो वो सारा 12वें स्थान से समझेंगे। जो 11th के विपरीत हो वो सब 12वें स्थान से समझेंगे। तो ये हो गया 12 के 12 भावों का आज परिचय। गुरुजी आप म्यूट हो गए। ये आपकी आवाज बंद हो गई। हमने कहा कि ये हो गया 12 के 12 भावों का परिचय। अब आप लोगों में से यदि किन्हीं लोगों को कोई प्रश्न करना है तो अपने अपने हाथ खड़े कर लीजिए, आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। रवि कुमार जी। सर 2 प्रश्न है। पहला, अष्टम भाव और द्वादश भाव में आपने अष्टम में बोला मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, उस तरह का आपने कुछ समझाया था, और 12वें भाव में भी हम यही कह रहे हैं मानसिक व्यय। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 8वें से जो मानसिक व्यथा होती है वो किसी के मृत्यु से, किसी चीज के खो जाने से, किसी चीज के दूर हो जाने से, बात को समझिएगा। और 12वें से जो व्यथा होती है वो अकारण भी होता है। ठीक है। ओके। और सर दूसरा प्रश्न है, आपने सप्तम भाव से बोला था युद्ध, और फिर अष्टम से भी बोला था। तो सर हम सप्तम से जो युद्ध बोल रहे हैं, जैसे वो इंग्लिश में बोलते हैं बैटल, और अष्टम से बोलते हैं वॉर, महायुद्ध, वैसा हमें समझना चाहिए? ऐसा समझना चाहिए, बिल्कुल। और सर वैसे ही सप्तम ने आपने बोला लंबी दूरी की यात्रा, और नवम से भी लंबी दूरी की यात्रा, तो इसमें सर कैसे डिफरेंस समझेंगे? दोनों सामान्य रूप से एक ही है। सप्तम की यात्रा सिर्फ यात्रा के लिए देखा जाता है, और नवम की यात्रा यात्रा के साथ साथ निवास भी देखा जाता है। जी सर, धन्यवाद।
ब्रह्मदत्त जी हाँ जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। अच्छा गुरु जी, यहाँ चतुर्थ पंचम भाव विचार कथनम में आपने कहा है कि मंत्रणा के साथ धनोपार्जन का उपाय, तो धनोपार्जन का उपाय क्या, इससे मुझे कुछ समझ नहीं लगेगी। किस प्रकार से आप धनोपार्जन करेंगे, उसके लिए जो विवेक लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, वो पंचम से देखना है। कौन सा ठीक। उपाय आप अख्तियार करेंगे? बोझा ढोएंगे, रिक्शा खींचेंगे, या कोई कंपनी चालू करेंगे, क्या करेंगे आप? जी गुरु जी, क्लियर हुआ? ठीक है। जी 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 ठीक है गुरु जी। और गुरु जी एक और है, षष्ठ और सप्तम भाव विचार कथनम में आपने बताया है सप्तम भाव से चोरित द्रव्य का रास्ता। तो ये चोरित द्रव्य किसी तरह से चुराया गया है या जी किस रास्ते से गया चोर, ये दोनों में क्या चोर, क्या? ये प्रश्न में जाकर के क्लियर होगा कि भागे हुए लोग, चोरी किया हुआ धन, ये सब जो है सप्तम से देखना है। ठीक है, तो जी चोरित धन जो है, क्या घर के मध्य में है, अंत में है, या घर से लेकर के निकल गया है, तो किस रास्ते में निकला है, पूर्व गया, पश्चिम गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, ये सब का ज्ञान जो है सप्तम से होता है। ये आगे हम लोग पढ़ें। दिशा, दिशा के बारे में गुरु जी फिर ये दिशा समझेंगे। के विषय में भी समझ सकते हैं। ठीक, ठीक है गुरु, ठीक है, धन्यवाद गुरु। कुमार प्रवीण। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी जो थर्ड हाउस से पथिक बताया गया उसके बारे में मतलब कैसे समझे पथिक से? थर्ड हाउस में जो पथिक बताया आपने, पथिक का मतलब यात्री होता है। यात्री मतलब, अच्छा यात्रा, यात्रा से संबंधित रखें। हाँ, मार्ग में गया हुआ यात्री घर आएगा या नहीं आएगा। तो और जो सातवें से जो हम खोया, वो खोया हुआ समझेंगे उसको। हाँ, सातवें से, सातवें से खोया हुआ समझेंगे। और सातवें का कौन सा स्थान है? नवां स्थान है, तीसरा। जी समझ रहे हैं? जी तो नवां स्थान से फिर वो मार्ग की बात आएगी, इसीलिए आगे फिर प्रश्न में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू गुरु। भारतीय अनेजा, समझ में आया? जी गुरु जी समझ में आया, पर थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा अभी। थोड़ा बहुत तो लर्न करने की जरूरत है, इसीलिए तो हमने बताया, नहीं तो इसको हम बताते नहीं हैं। लेकिन हमने सोचा कि इसको बता देना जरूरी है, ताकि कोई भी चीज डिफरेंस यदि है, अंतर है पराश्री में और इसमें, वो समझ सके। जी संजीना गुरु जी। नेरुला जी। जी गुरु जी ये थोड़ी कंफ्यूजन है। जैसे आपने पंचम भाव से धन उपार्जन का बताया, जैसे अगर हम जैसे इस साल का हम अगर वर्षफल देखना चाहें कि हमने कोई नया बिजनेस शुरू करना है या क्या करना है, तो हम पंचम भाव से देखेंगे उसके लिए। जी, अच्छा, तो अब बेसिकली गुरु जी अभी भी कंफ्यूजन है कि देखना कैसे है सारा। पहले हमने मुंतेज देखना है, वर्षेश देखना है, पंच अधिकारी देखने हैं, तो उसी के अराउंड ही सारी ये वर्ष कुंडली हमारी घूमेगी। बिल्कुल उसके अराउंड ही वर्ष कुंडली हमारी घूमेगी। ठीक है, बाकी अब सब एग्जाम्पल्स में ही क्लियर होगा गुरु जी। कभी कंफ्यूजन है, अब जब तक करेंगे नहीं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। और थोड़ा थोड़ा चीज एडिशनल जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, वो समझ में आ रहा है। जी वो समझ में आना चाहिए, बाकी का तो चिंता छोड़ दीजिए कि हम लोग क्या एग्जाम्पल करेंगे, जैसे एग्जाम्पल गुरु जी करेंगे। पंच अधिकारी में अगर सारे ग्रह अलग अलग ही निकले, तो हम उन सारों ग्रहों को भी लेके चलेंगे साथ। वो उन सारे ग्रहों को फिर साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है ना? ठीक। बाकी देखो, जैसे कि इसमें मैं बलवान और कमजोर पढ़ाऊंगा, हम्म, तो कह दिया गया है कि केंद्र में जो ग्रह स्थित हों वो बलवान है, और उसमें भी जो लग्न में है वो सबसे ज्यादा बलवान है। लेकिन इसी से काम नहीं चल जाएगा। यदि पांचों अधिकारी अलग अलग हैं, तो उसमें से जो सबसे बलवान है, उसके बाद जो बलवान है, उसका फल उसी बल के अनुसार हम कह सकते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि उसको हमको जानने की जरूरत नहीं, उसको जानने की जरूरत है, ठीक है ना? ठीक है गुरु जी। चलो, नीलम कुमार जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी आपने नमस्ते। कौन सी बुक से पेज पढ़ रहे थे? मैंने पेज नंबर तो सुना 60, बट बुक का नाम एक बार आप बता देंगे दोबारा से? ताजिक नीलकंठी, जो मैंने भेजा हो। थैंक यू गुरु जी।
सर उसके सिर्फ श्रीनिवास पन्ने आए हैं सर, ताजिक नीलकंठी के। एक पन्ने आए हैं केवल 25 पन्ने, पहले 25। और नहीं आए हैं आपके पास? नहीं सर। तो ऑफिस में फोन करके मंगाइए पूरा किताब। जी सर। हाँ, किसी के पास नहीं है। हाँ, तो ये कंप्लेन करना चाहिए कि पूरा नहीं आ पाया, काहे नहीं गया भाई, ये नहीं, ये तो हमारा इसमें तो पूरा है, चेक करके उसको बोलेंगे कल भेजेंगे। याद नहीं रहा तो आप लोग भी बात कर लीजिएगा। जी सर। ठीक है, चलिए, और सब बढ़िया? जी सर। सर बस एक प्रश्न सर, ये रविवार को जेमिनी की क्लास होगी या बुधवार को होगी सर? बुधवार को तो मुश्किल है, क्योंकि बुधवार को क्लास होना होगी तो रविवार को ही होगी। अब इस रविवार को क्लास होगी कि नहीं होगी ये कल पता चलेगा, सर क्योंकि जी सर। जी सर। कल क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो अभी शादी जहाँ से हुआ उनका, हम लोगों में एक चतुर्थी का कुछ रह जाता है, कुछ दिन कुछ घर के लोग आपस में जुड़ते हैं, पूजा पाठ होता है, ठीक है। तो कुछ उसके लिए हमको क्या जाना जरूरी होगा, यदि घर से आदेश होगा कि जाना जरूरी होगा तो फिर संडे वाला शाम का क्लास नहीं हो पाएगा, और यदि हो गया कि आपको जाना जरूरी नहीं है तो फिर क्लास हो पाएगा, ठीक है ना। जेमिनी का और प्रैक्टिस के क्लास, पहला फर्स्ट हाफ वाला तो क्लास करेंगे ही करेंगे, 1 बजे तक तो क्लास लेंगे, क्योंकि उस क्लास को मार्च में फिनिश करना है, इसीलिए उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो वो तो लेंगे ही लेंगे। बाकी का क्लास शाम का शायद देखिए कैसा सुलभ हो पाता है, सुलभ हो गया तो ले लेंगे, नहीं तो फिर अगले क्लास में। सर ठीक है? जेमिनी आप संडे को ही कंटिन्यू करेंगे, वही हुआ ना हाँ, फाइनल? संडे को ही कंटिन्यू रहेगा, वही ठीक है। चलिए, धन्यवाद ठीक है, सर। नमस्कार। गुरु प्रणाम। नमस्कार। जी।